नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विद्यापति पदावली के श्रृंगार रस की चर्चा करेंगे, जो हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र का अंश है। विद्यापति पदावली हिंदी साहित्य का श्रृंगार है। पदावली में विद्यापति मिथिला के नायक नायिका, जो कि मिथिला की आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस आम जनता के प्रेम की बड़ी सजीवता से उस आम जनता के प्रेम का चित्रण विद्यापति ने किया है। श्रृंगार ऐसे भी सभी रसों में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। श्रृंगार को विभिन्न कवियों ने श्रृंगार वर्णन किया है, परंतु विद्यापति का जो श्रृंगार वर्णन है वह विभिन्न व्यापारों, चेष्टाओं, हाव भावों, क्रीड़ाओं से युक्त होने के साथ साथ आम जनता की दैनंदिन जीवन क्रीड़ाओं से जुड़े होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय बनकर हमारे सामने आता है। विद्यापति का श्रृंगार वर्णन उन साधारण परिस्थितियों के बीच पुष्पित पल्लवित होता है जिसका सामना आम जनता अपने दैनंदिन जीवन में करती है। उनकी नायिका ठीक उसी प्रकार सुसज्जित होकर नायक के पास जाना चाहती है जैसी कामना हर नायक नायिका के मन में छिपी होती है। उस भावना को वाणी देने के कारण विद्यापति पदावली बहुत महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में हमारे सामने आती है। उस वर्णन में उन्मुक्तता है तो स्वाभाविक संकोच है, सखियों के साथ वार्तालाप है, नायक के साथ क्रीड़ा है, तो कहीं ना कहीं समाज का दबाव भी उस पे दिखता है और उस दबाव से बाहर निकलने की जो कामना है, विद्यापति की वाणी उस कामना को मुखरित करती है। और इसलिए वहां नायक नायिकाओं के साथ साथ सखियों की भी प्रमुख भूमिका है, जो नायक को समझाती हैं। प्रथम ही अलक तिलक लेव साज, चंचल लोचन काजर आज, जाएव बसन आंग लेव गोए, दूर ही रहवते अर्थित होए। मेरी बोलब सखी रहब लताए, कुटिल नयन देव मदन जगाए। झापव कुछ दरसाओब आध, खन खन सुरिढ़ करब निबि बाध। उसमें जैसा मैंने कहा कि उन्मुक्तता के साथ साथ सहज आकर्षण है। तो विद्यापति पदावली का श्रृंगार न तो उतना उन्मुक्त है न ही इतना संकुचित। वह श्रृंगार के रस पर चलता हुआ अपने पाठकों को भी इस अद्भुत रस के अवगाहन का आमंत्रण देता है। वहां कभी
भावोन्माद पूर्ण वर्णन दिखाई देता है। कभी कृष्ण राधा से सुरत दान मांग रहे हैं, और ये जो राधा कृष्ण है यह ईश्वर के अवलंब न होकर आम जनता के प्रतिनिधि हैं। आम जनता के बीच की नायिका अपने नायक के पास जाती है, नायक प्रफुल्लित हृदय से उसका स्वागत करता है, तो कभी नायिका कभी कुंभला जाती है, नहीं नहीं कहती है, तो कभी उस मिलन का आनंद लेती है, कभी उसका भोला रूप हमारे सामने आता है, तो कभी वह बिल्कुल प्रौढ़ रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। सुरते सिंगार आज धनी आयल, परसत थर थर कांप, सुनु हे कान कहिए अवधारी, सकल कान हम बुझल बुझायल, नगन बुझल अंतर नारी, अंतर जीव अधिक करी माने, बाहर रे गणतरा से कह कवि शेखर सहज विषयरत, विद गधि केली विलासे। यह केली विलास विद्यापति पदावली में छाया हुआ है। और जो जिस हाव भाव की चर्चा कर रहे थे हम लोग, सुन सुन नागर निबंध छोर, गांठते नहीं सुरत धन मोर, सुरत का नाम सुनत सुनल हम आज। कहती है मैंने तो इससे पहले कभी सुरत का नाम ही नहीं सुना था। न जानिए सुरत करे कौन काज, सुरत का खोज करब जहां पाओ, घर की अच्छे ना ही सखी रे सुधाओ। कहती एक बार मैं सखियों से पूछ लेती हूँ ये होता क्या है, तब तुम्हें यह दान दूंगी। तो कभी नायक नायिका के अभिसार का बहुत सजीव चित्रण दिखाई देता है, और विभिन्न परिस्थितियां समाज में होती ही हैं। कभी कोई बाधक परिस्थिति होती है, कोई साधक परिस्थिति होती है। उन सभी परिस्थितियों का वर्णन विद्यापति के यहां दिखाई देता है। अभिसार की दृष्टि से प्रायः दो प्रकार की नायिकाएं होती है, कृष्णाभिसारिका और शुक्लाभिसारिका। जो नायिका कृष्ण पक्ष के अंधकार में अपने घर से दूर बैठे प्रियतम के पास मिलने जाती है, तो वह चूंकि कृष्ण पक्ष के अंधकार का उपयोग करती है, तो उसे कृष्णाभिसारिका नायिका कहते हैं। जो नायिका शुक्ल पक्ष की चांदनी में अपने प्रियतम से मिलने जाती है, तो वह शुक्लाभिसारिका नायिका कहलाती है। कृष्णाभिसारिका नायिका के लिए अंधकार का घिरना, घनघोर बादल का छाना, घर के लोगों का सो जाना, ये साधक वस्तुएं हैं। शुक्लाभिसारिका के लिए चंद्रमा का प्रकाश साधक है। तो विद्यापति पदावली में इन सभी तत्वों का बहुत सजीव चित्रण अंकित है। कहीं शुक्लाभिसारिका नायिका है, कहीं कृष्णाभिसारिका नायिका है। गगन अब घन मेह दारुण सघन, दामिनी झलकई, कुलिस पातन सबद झंझन, पवन खरतर बल गई, सजनी आज दुर्दिन भेल। एक बाधक तत्व आकर आज दुर्दिन आ गया। कंत हमार नितांत अगसुरी, संकेत कुंजहि गेल। प्रियतम तो पहले ही आ गए होंगे वहां और मैं न जा पाई। तरल जलधर बरख झर झर गरज घन घोर, सामनागर एक ले कैसन पंथ हे रह मोर। ऐसे समाज का चित्रण है जहां नायक नायिका आपस में स्वच्छंदता पूर्वक मिल नहीं पाते। कई बाधक तत्व हैं, छिपकर जाना है, और प्रकृति भी कई दफा विपरीत हो जाती है। और कई कामनाएं हैं कि मैं प्रियतम से इस प्रकार मिलूंगी, उस प्रकार मिलूंगी। तो कई ऐसे तत्वों का भी उल्लेख है जो साधक हैं, कई बार बाधक तत्व हैं। विभिन्न मौसमों का चित्रण है। कभी ग्रीष्म की ऋतु में नायिका को अभिसार के लिए गमन करते हुए दिखाया गया है। कभी कभी नायिका पुरुष वेश बनाकर जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो चित्रण है,
ये बहुत तीव्रता है इसके प्रेम में। अनुराग प्राप्त करने की जो ललक है, उस ललक के कारण यह कविता महत्वपूर्ण है। और सामान्य तौर पर यहाँ परकीया प्रेम का ही चित्रण विद्यापति के यहाँ ज्यादा दिखाई देता है। वहां तमाम बाधाओं को पार कर एक परकीया नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए आतुर दिखाई देती है। और श्रृंगार की तीव्रता में यह परकीया प्रेम बहुत उस तीव्रता को ध्वनित करता है। और ये जो श्रृंगार वर्णन है, विशेषकर संयोग श्रृंगार, इसके अंतर्गत रति गोपन व्यापारों का भी बड़ा उल्लेख इसमें दिखाई देता है, जिसमें रति गोपन के लिए नायिका बहुत कुशल युक्तियों का सहारा लेती है। कभी वह स्वप्न के बहाने अपने रति को छिपाती है, तो कभी जो प्रेम के चिन्ह हैं उनके लिए वो कोई बहाना बनाती है, विभिन्न प्रकार के बहाने बनाती है, और उसमें जो उसकी स्वाभाविकता है वह भी देखने योग्य है। कभी कहती है कि ये जो दंत छत है, होठों पे जो ये चिन्ह है, यह फूल तोड़ते समय भ्रमर ने मेरे होठों पर अपना डंक बना लिया। तो कभी कहती है कि कांटे उलझ गए तो इस प्रकार छत हो गया। तो बहुत इस प्रकार के गोपन व्यापारों का भी चित्रण उसमें है। और प्रेम का जो एक मान और मान भंग का प्रश्न आता है, यह भी विद्यापति के यहाँ बहुत सुंदर ढंग से चित्रित होता है। नायक यदि किसी दूसरी नायिका के यहाँ चला जाता है तो नायिका मान करती है, और फिर नायक बहाने बनाता है कि देखो मैंने तो ये किया था, वो किया था। कौतुक कमल नाय सै तोरल करे चाह अब तन से, रोस कोस सै मधुकर अवल तही अधर करु दन से, गरुआ कुंभ सिर थिर नहीं ठाके ते उदसल किस पास, सखी जन से हम पाछे पर लहू ते भल दीघ उसास। इस प्रकार के कई बहाने बनाए जाते हैं नायक के द्वारा भी, नायिकाओं के द्वारा भी, और विभिन्न नायक नायिकाओं का चित्रण इसमें होता है। कई बार तो कृष्ण योगी बनकर आते हैं और परिवार के लोगों को चकमा देकर परिवार में घुस कर नायिका से मिलते हैं, और अपनी राधा को बताते हैं कि इस पर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है, और फिर उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। कहीं वो ओझा बनकर आते हैं। तो विभिन्न प्रकार की लोक चेष्टाओं का भी वर्णन इसमें दिखाई देता है। तो संयोग वर्णन जो विद्यापति का है बहुत मादक, बहुत मार्मिक, उसमें काम शास्त्र का अनुसरण है। साहित्य शास्त्रों में जो काम क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है उनका अनुसरण दिखाई देता है। उनकी नायिकाएं बहुत काम विदग्धा नायिकाएं हैं, जो प्रणय लीला के लिए, प्रेम व्यापार के लिए बहुत स्वच्छंद भाव से आतुर हैं। विभिन्न प्रकरणों का वर्णन है। इस प्रकार उनका जो संयोग वर्णन है वह आनंद और उल्लासमय जीवन को दिखाता है। लेकिन विद्यापति का जो प्रेम है वह संयोग के साथ साथ विरह वर्णन में भी ज्यादा दिखाई देता है। शास्त्रीय दृष्टि से संयोग के जो दो भाग किए जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो विद्यापति के यहाँ संयोग श्रृंगार का भी वर्णन है, विप्रलंब श्रृंगार का भी वर्णन है। और साहित्य शास्त्र में इस विप्रलंब में विरह के 4 भेद मुख्य तौर पे बताए गए: पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण। तो विद्यापति के यहाँ मान और प्रवास का वर्णन ज्यादा दिखाई देता है, विशेषकर प्रवास संबंधी वर्णन, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र का वर्णन विद्यापति कर रहे हैं बहुत पुराने जमाने से। वहां जो आज जिस समस्या को हम कहते हैं माइग्रेशन की समस्या, वह समस्या बहुत पुराने जमाने से वहां दिखाई देती है। नायक वहां आर्थिक कारणों से दूर जाने के लिए विवश हैं,
इसलिए प्रवास संबंधी विरह का जो वर्णन विद्यापति के यहाँ है बहुत मार्मिक वर्णन है। और नायिका जब प्रिय चला जाता है तो नायिका उसके अभाव में दुखी दिखाई देती है। प्रियतम के विदेश गमन की चर्चा सुनती है नायिका और वह बेचैन हो उठती है। और यह ध्यान दें, जब विदेश गमन की चर्चा विद्यापति के यहाँ आती है तो उस समय हमारे यहाँ जो विदेश था वह मिथिला के क्षेत्र से बाहर जाना ही विदेश है। तत्कालीन जो क्षेत्र है, क्योंकि उस समय का जो भौगोलिक ज्ञान था वो तो बहुत सीमित ज्ञान था, और स्वाभाविक है यातायात साधन जब दुष्कर थे, पैदल आना जाना था या जलमार्ग से, तो आज जो स्थान हम अपने देश का है वह भी बहुत दूर था, बहुत मुश्किल था जाना। तो वह तो चाहती है कि कैसे प्रियतम को विदेश जाने से रोका जाए, क्योंकि एक तरफ उसे श्रृंगार कामना है और प्रियतम इस श्रृंगार की उपेक्षा करके विदेश जा रहा है। तो उसे तो लगता है कि जहि खन हन मन जायब चितब हमहु मरब धस आग, कि जिस क्षण वह जाने की सोचेंगे मैं भी आग में कूदकर मर जाऊंगी। और वह किसी प्रकार नायक को रोकना चाहती है, क्योंकि एक कारण यह भी है कि उसे लगता है कि मुझे छोड़कर जाएगा तो किसी दूसरी नायिका के प्रेम में आसक्त हो जाएगा। लेकिन विभिन्न कारणों से प्रवास तो उस समय की विवशता थी, अभी भी है, और वो बहुत दुखी होती है नायिका कि भाई मेरे प्रियतम तो चले गए। और उस समय जो संताप होता है, उस संताप का वर्णन विद्यापति बहुत प्रबलता के साथ करते हैं। लगता है नायिका को कि जोबन बिनु तन, तन बिनु जोबन, की जोबन पिय दूरे, अर्थात पिया नहीं है, प्रियतम नहीं है, तब तो व्यर्थ है। यौवन के बिना शरीर व्यर्थ है और शरीर के बिना यौवन व्यर्थ है। और जब प्रियतम दूर हो तो यह शरीर और यौवन दोनों व्यर्थ है, क्योंकि फिर यौवन का क्या होगा। और वियोग के समय फिर उसे वो चीजें याद आती हैं जो संयोगावस्था की चीजें थी, और वो चीजें उसे परेशान करती हैं, ज्यादा दुख देती हैं। और इस प्रकार, और शास्त्रों में जो 11 दशाएं हैं विरह की, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, व्याधि, मूर्छा, उद्वेग, प्रलाप, जड़ता, उन्माद, मरण, इन सभी 11 अवस्थाओं का वर्णन दिखाई देता है विद्यापति। यदि ढूंढा है लोगों ने, विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इन सभी दशाओं को विद्यापति के यहाँ देखा जा सकता है। द्वारका प्रशासक सेना ने अपनी पुस्तक में सभी उदाहरण दिए हैं कि जैसे जब विद्यापति की नायिका कहती है, मन करे तहां उड़ जाए जहां हरि पाए रे, कि मन करता है वहां उड़ के चली जाऊं जहां हरि हो, प्रियतम हो, तो यह वियोग की अभिलाषा दशा है। कभी उसे चिंता होती है, ई नव यौवन बिरह गमाओ की कर्म से पिया गे है, कि नया यह जो नव यौवन है वह तो पूरा विरह में ही चला जाएगा। चिंता होती है उसे कि बाद में फिर तब प्रियतम घर आके करेंगे क्या। फिर कहीं उसे स्मरण नामक दशा का चित्रण, पुरानी चीजें याद आती हैं उसे। एक शयन सखी सूतल रे आछल बालक निसिमूर, कैसे जब वह साथ सोए हुए थे प्रियतम के साथ सैया पर, सोता हुआ छोड़कर प्रियतम परदेश चला गया था। जब स्मरण होता है तो प्रिय की अच्छी चीजें याद आती हैं। तो गुण कथन नामक दशा, पहले पिय मोर सुख मुख हेरी हेरी, बार बार वह मुख देखते थे। तो जब ये चीज, अब उसे ध्यान आता है कि ये सब चीजें तो है नहीं, तो व्याधि नामक अवस्था का चित्रण, सून सेज हिय आल साल रे पिया बिनु घर मोहे आज, सूना सेज किस प्रकार उसे व्याधि दे रहा है। तो कभी मूर्छा होती है, उसे मूर्छ खसल महीना रहिल थीर, मूर्छा का वर्णन। कभी उद्वेग है। इस प्रकार सभी काम दशाओं का वर्णन विद्यापति के यहाँ दिखाई देता है।
पर इस काम दशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह स्वाभाविकता। किस प्रकार स्वाभाविक चित्रण विद्यापति के यहाँ दिखाई, चाहे वह 12 मासे का वर्णन करते हों, विभिन्न ऋतुओं का वर्णन करते हैं, विभिन्न ऋतुओं का जो प्रभाव पड़ता है नायिकाओं पर उसका वर्णन करते हैं, इन सभी में एक स्वाभाविकता विराजमान है। उन्होंने प्राचीन परंपराओं का अनुसरण तो किया ही है, लेकिन साथ में जो लोक चेतना उनके यहाँ दिखाई देती है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी तो ऐसी पराकाष्ठा है वियोग की, इतनी भाव तल्लीन हो जाती है, प्रेम की पराकाष्ठा का चित्रण करते हुए विद्यापति अपनी राधा को इतना भाव विभोर दिखाते हैं कि वह रात दिन अपने नायक को रटते रटते खुद को ही नायक समझने लगती है। इस प्रकार विद्यापति का जो यह विरह वर्णन है यह बहुत महत्वपूर्ण है, पाठक की दृष्टि से भी, नायक नायिकाओं को समझने की दृष्टि से भी। और इस श्रृंगार के चित्रण में विद्यापति बहुत प्रमुखता से एक बहुत प्रमुख कवि के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। आशा है आज के संवाद के द्वारा हमारे विद्यार्थी मित्र इस विद्यापति के श्रृंगारिक पक्ष को समझने में कुछ सफल हुए होंगे, कुछ उत्सुक हुए होंगे, ताकि वह और ज्यादा इस पर ध्यान दे सकें। अगले संवादों में विद्यापति पर और ज्यादा चर्चा होगी। आपके सहयोग के लिए, साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।